ऊष्मा स्थानांतरण को समझने के लिए आइए अपने गिलास ए को देखते हैं। अरे, ये गिलास थोड़ी देर पहले तो गर्म था, अब ये ठंडा हो गया। इसकी ऊष्मा कहाँ गई? इसकी ऊष्मा इस बर्तन से परिवेश में चली गई है। जब हम गैस पर किसी बर्तन को गर्म करते हैं और उस बर्तन को फिर आग से हटा देते हैं तो कुछ देर बाद ही वो बर्तन ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों इसलिए होता है क्योंकि उस बर्तन से ऊष्मा परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है और इसी को हम ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। आप ये समझ सकते हैं इन प्रक्रमों से कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं। एक, चालन विधि। 2, संवहन विधि। 3, विकिरण विधि। आइए हम एक एक करके इन तीनों विधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली है चालन विधि। चालन विधि को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। ये मेरे पास एक छोटी चम्मच है जिसमें मैंने मोम के छोटे छोटे टुकड़े बराबर दूरी पर चिपका रखे हैं। अब मैं इस चम्मच के एक सिरे को गर्म करती हूँ मोमबत्ती के द्वारा। कुछ देर में आप क्या देखते हैं बच्चों कि मोमबत्ती के इस सिरे से जो सबसे निकट मोम का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया, यानी कि ऊष्मा इस सिरे से मोम के टुकड़े तक पहुंच गई है। इसके बाद बच्चों ये ऊष्मा धीरे धीरे दूसरे टुकड़े तक पहुंच रही है और देखिए दूसरा टुकड़ा भी गिरने वाला है। यहाँ पर ऊष्मा एक गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर प्रवाहित हो रही है। इस विधि को बच्चों चालन विधि कहा जाता है। ये देखिए हमारा दूसरा टुकड़ा भी गिर गया है। चालन विधि में पदार्थों में ऊष्मा का चालन गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होता है और इसी आधार पर हम पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक सुचालक और दूसरा कुचालक। सुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। इसके बाद कुचालक वो पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते, उन्हें हम कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। इसके बाद बच्चों अगली विधि समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है संवहन विधि। संवहन विधि को समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा प्रयोग और करते हैं। इस मोमबत्ती को जलाकर मैं आपको संवहन विधि से कैसे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये समझाऊंगी। एक हाथ मैंने अपना ज्वाला के ऊपर रखा है और दूसरा हाथ मोमबत्ती की ज्वाला के साइड में यानी कि पार्श्व में रखा है। मेरा ऊपर वाला हाथ पहले गर्म हो गया है। इसका कारण क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला के पास जो वायु है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने के कारण वो इस हाथ को जल्दी गर्म करती है और यहाँ से ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाती है और इसी के कारण ऊपर वाला हाथ जल्दी गर्म होता है। आपने देखा होगा जब भी आप गैस पर पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो ज्वाला
ज्वाला के पास वाला पानी है, यानी कि जो बर्तन की तली में पानी है, वो सबसे पहले गर्म होता है। उसके बाद वो गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और उसका स्थान लेने के लिए आसपास का ठंडा पानी आ जाता है, और फिर वो पानी भी गर्म हो जाता है, और फिर आसपास का ठंडा पानी उस गर्म पानी के ऊपर उठते ही उसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाता है। यह प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाता। इस विधि को बच्चों हम संवहन विधि कहते हैं। संवहन विधि के कारण तटीय क्षेत्रों में समुद्र समीर और थल समीर ये दो परिघटनाएं होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि समुद्र समीर और थल समीर क्या होते हैं। तो ये बात है बच्चों तटीय क्षेत्रों की। तटीय क्षेत्रों में ये हमारा समुद्र है, यानी जल, और ये थल भाग है, यानी जहां पर लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं। दिन के समय बच्चों जब थल भाग सूर्य की गर्मी के कारण जल से जल्दी गर्म हो जाता है और ये गर्म वायु ऊपर उठती है हल्की होकर, और उस गर्म वायु का स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु थल की ओर बहती है, और इस चक्र को पूरा करने के लिए यहां से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है। तो समुद्र की ओर से थल की तरफ जाने वाली ठंडी वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं, और इसी वायु के कारण समुद्र के आसपास जितने भी घर होते हैं उनमें खिड़कियां समुद्र की तरफ बनाई जाती हैं ताकि ठंडी हवा आती रहे। रात में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। रात में क्या होता है, जल जितनी देरी से गर्म होता है बच्चों उतनी ही देरी से वो ठंडा भी होता है। रात्रि के समय समुद्र का जल जो कि दिन में गर्म हो गया था वो धीरे से ठंडा होता है, बहुत धीमे प्रक्रम द्वारा, और थल भाग जो होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो यहां से ठंडी हवा समुद्र की तरफ आती है, और यहां से गर्म हवा थल की तरफ जाती है। इसको हम थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? थल समीर। तो ये दोनों परिघटनाएं बच्चों वायु के संवहन के कारण होती है। इसके बाद तीसरी विधि है विकिरण विधि। विकिरण विधि में ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है। जैसे सूर्य से हम तक जो ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण विधि से पहुंचती है। सूर्य हमसे बहुत दूर है बच्चों, और सूर्य से ऊष्मा जो हम तक पहुंचती है ये विकिरण विधि से पहुंचती है। यहां ना चालन विधि काम करती है और ना ही संवहन विधि। और कोई भी वस्तु हमारे पर्यावरण में जो गर्म होती है उस कुछ देर बाद जब उसको ज्वाला से हटा लिया जाए वो ठंडी हो जाती है। ये भी विकिरण विधि से ही होता है क्योंकि उसकी ऊष्मा आसपास के पर्यावरण में चली जाती है। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों कि हम गर्मियों में और सर्दियों में अलग अलग प्रकार के वस्त्र क्यों पहनते हैं। आपको पता है बच्चों कि गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं और सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। साथ ही
आपने ध्यान दी होगी कि गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं और हमें ठंडक प्रदान करते हैं, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित बहुत कम होती है हल्के रंग के कपड़ों में। इसके विपरीत जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं वो अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा का ज्यादातर हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं और इसी वजह से गहरे रंग के कपड़ों में हमें गर्माहट का अनुभव होता है। साथ ही ऊन जो है वो वायु रोधी है। ऊन क्या है? ऊष्मा रोधी है। ऊष्मा रोधी यानी ऊष्मा की कुचाल। जब हम ऊन के कपड़े पहनते हैं तो ऊन के रेशों के बीच में जो वायु होती है वो ऊष्मा हमारे शरीर की ऊष्मा को परिवेश में जाने से रोकती है और हमें गर्म रखती है। इसके साथ ही सर्दियों में ये जो ऊन के कपड़े हम पहनते हैं ये हमें सूती कपड़ों की तरह ठंडा नहीं रखते बल्कि गर्म रखते हैं। उसका कारण आप लोगों ने जान लिया, क्योंकि ये ऊष्मा रोधी है। इसके बाद मैं आप सबसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप एक मोटा कंबल लेंगे या 2 पतले कंबल लेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर कहेंगे कि हम मोटा कंबल लेंगे, जबकि ये सही जवाब नहीं है। इसका कारण क्या है? 2 पतले कंबलों के बीच में, ये 2 पतले कंबल हैं, इनके बीच में वायु होती है और ये वायु अंदर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। ये ऊष्मा रोधी होती है। वायु ऊष्मा रोधी होती है। इसी वजह से एक मोटा कंबल लेने से अच्छा है कि हम 2 पतले कंबल लें। इसी के साथ बच्चों हमारा ये आज का पाठ ऊष्मा समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा और सारे के सारे तथ्य अच्छे से आपको याद भी हो गए होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।